Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we will do ethics paper of 2013. Starting with the first question. The first question says, some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई कोई वैल्यूज होता है वो चेंज होते रहता है विद टाइम एंड स्पेस, लेकिन ऐसा कुछ वैल्यूज है यूनिवर्सल है और इटर्नल है, वो हमेशा रहेगा। उस आपका क्या परसेप्शन है इसके ऊपर और आप जस्टिफाई करिए। तो मैंने इसको एग्जांपल से लिया कि मिडिवल एज में यूरोप को पता था कि लाइट ऑफ क्राइस्ट वाज द एपिटोम ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद फिर एनलाइटनमेंट आया, रेनेसा आया, उसके बाद फिर कॉलोनाइजेशन आएगा, व्हाइट मैन्स बर्डन, फासिज्म, और फिर न्यू वेव ऑफ लिबरलिज्म। तो वैल्यूज चेंज हो रहा है सोसाइटी के लिए, लेकिन सम वैल्यूज होता है वो हमेशा कांस्टेंट है, इटर्नल है। जैसे नीचे में ह्यूमन डिग्निटी, लिबर्टी, डाइवर्सिटी, कंपैशनेट इन अदर बी। तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में वैदिक टू सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी में डाइवर्सिटी दिखाया गया है, और साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी, लिबर्टी, फॉर एग्जाम्पल स्पार्टस का रेवोल्यूशन हुआ था रोमन एम्पायर में, भक्ति मूवमेंट हो गया अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मैग्ना कार्टा, ये सब लिबर्टी डिफाइन करता है। और रिलीजन में कंपैशनेट, तो ये दिखाता है कि हजारों साल तक ये भी वैल्यू है, वो इटर्नल है, वो अभी भी स्टैंड करता है। ये मैंने इसको जस्टिफाई किया एग्जाम्पल से। मतलब मेरे हिसाब से फ्लो तो सही है। इसका वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स है। ठीक है, तुमने मन दोनों लिखे हैं। कौशिक, हाँ मतलब मेरे को ये लग रहा है कि जो मुझे फर्स्ट पेज तुम्हारे पे आंसर में ना हाँ मुझे तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा एलिमिनेशन की फीलिंग आ रही है। अब वो क्यों आ रही है उसका रीजन बताता हूँ। क्वेश्चन ऊपर कह रहा है कि वैल्यूज के बारे में है ना। तो तुमने हाँ हाँ थोड़ा सा ये जो बताया ना, एनलाइटनमेंट, रिनेसांस, कॉलोनियलिज्म, ये सारे वैल्यूज नहीं है, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। एनलाइटनमेंट हो गया, रिनेसांस हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया। वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, क्वेश्चन कहता है ह्यूमन वैल्यूज कीप चेंजिंग, सर्टेन आर ह्यूमन एटर्नल, वैल्यूज नहीं, सर्टेन वैल्यूज आर बोला सिर्फ। यूनिवर्सल। हाँ, ह्यूमन वैल्यूज नहीं, ये दूसरे में देखो ना, वैल्यूज देर आर सर्टेन यूनिवर्सल एंड एटर्नल ह्यूमन वैल्यूज। अब इसमें तुम अगर इंडिया की थोड़ी बात लाते, मतलब स्पिरिचुअलिज्म की बात लाते, और तुम थोड़ा एडमिन एंगल भी इसमें देते, तो क्वेश्चन थोड़ा ना और ज्यादा मतलब थोड़ा फील देता, मेरा ही मानना है। मतलब चेंजिंग चेंजिंग वैल्यूज वाला एलिमेंट है, वो मेरे को मिसिंग लग रहा है। कि अगर उनको जो चेंजिंग वैल्यूज आपको लगी, सपोज को केस स्टडी लेके इलस्ट्रेशन देके उसको बताते कि हाउ वैल्यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यूज चेंज्ड ओवर टाइम, उसका यूसेज कैसे चेंज हुआ है, जैसे कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे चेंज हुई है, तो वो थोड़ा और मेरे को लगता कि और रेलेवेंट होता। जो इटर्नल और जैसे कि यूनिवर्सल उस वैल्यूज तुमने मेंशन करी है। तुम थोड़ी वो वाली वैल्यूज भी ला सकते थे ना, मतलब कि ट्रेडिशनलिज्म, मॉडर्निटी। उसके बाद जैसे तुमने एक आंसर लिखा था उसमें तुम लाए थे कि लिबर्टेरियनिज्म वर्सेस कंजर्वेटिविज्म। तो ये सारी जो वैल्यूज का एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वो चीज कहीं ना कहीं आंसर में थोड़ी मिसिंग है। हम्म। हाँ, टॉलरेंस वाली चीज भी आ जाती इन चेंजिंग वैल्यूज वाली उसमें, कि टॉलरेंस वाला भी कैसे इट इज चेंजिंग। यहाँ पे यूनिवर्सल वाले में भी तुमने लिखा है ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी, इसका भी थोड़ा और मतलब ये मेंशन कर सकते थे कि कहाँ पे उसको यूज करते हैं, एप्लीकेबिलिटी उसकी भी थोड़ी मेंशन कर देते। तो बाकी तो देखो, ठीक। भक्ति ट्रेडिशन तुमने लिखा है, तो भक्ति ट्रेडिशन भी मतलब इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वैल्यू। हम्म। भक्ति ट्रेडिशन इज नॉट सेइंग एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू। नहीं, वो एग्जाम्पल हो ह्यूमन बेसिकली, वैल्यू हाँ कि वो ठीक। बात हाँ, करते हैं डाइवर्सिटी का और फिर इसका स्कूल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और फिलोसफी, लिबर्टी। सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी थोड़ा बुद्धिज्म के ऊपर, जैनिज्म की जो वैल्यूज हमें सिखाता है, जो इंडियन रिलीजन, जो मुस्लिम रिलीजन हमें वैल्यूज सिखाता है, थोड़ा उनका भी अगर आता हाँ, तो अभी थोड़ा जैसे मजा आ जाता। न्यूज में भी चल रहा था ये जो बुद्धिज्म वाली चीज मेंशन करी है प्रवेश ने, प्राइम जैसे मिनिस्टर कि ने तुम बोला अगर कि हल्का सा बुद्धिज्म की जो वैल्यूज हैं वो आज के टाइम में भी रेलेवेंट है, तो वो चीज भी मेंशन कर सकते थे यूनिवर्सल वाले एलिमेंट में। हम्म। एग्जाम्पल तुम पर्दा का दे सकते थे, थोड़ा विडो की जो इमेंसिपेशन हो रहा है उसका दे सकते थे। तो ये सारी चीजें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की भी बात है, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का भी तुम कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल वैल्यूज ला सकते इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ। यूनिवर्सल रहता है बेसिकली। हम्म। हो। तो ठीक है, ये सो सारी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। में लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वॉइस ऑफ कंसाइंस। पहले ये बता दिए।
कॉन्शियस और उसके बाद बोला कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, खुद को कैसे प्रिपेयर करता हूँ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ कंसेंस। तो हमने मैंने बताया कि वॉइस ऑफ कंसेंस बेसिकली इनर वॉइस जो बताता है क्या चीज सही है क्या गलत है, और और कैसे बनना चाहिए एक कंपैशनेट बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन विद टाइम वॉइस ऑफ कंसेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और हर्ट करना चाहिए, हियर करना चाहिए बेसिकली। तो कैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो कामनेस ऑफ माइंड चाहिए, शांति दिमाग, ऑनेस्टी विद सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ ही साथ फिर गुड ह्यूमन वैल्यूज सीखना चाहिए, ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन लाइफ एंड सेल्फलेस एटीट्यूड। उसके द्वारा आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा व्हाट इज नीड और व्हाट इज ग्रीड, तब वॉइस ऑफ कंसेंस को सोचिए। तब सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं पूरा यहाँ क्वेश्चन बताया मेरे था, वहां फिर से आप लास्ट में बोल देना कमेंट करके। पे हो गया ना तुम्हारा कंप्लीट इस वाले मतलब क्वेश्चन? पूरा इसमें बताता पहले हूँ, 6 का 6 पूरा, फिर एक आप एक से बताता ना पूरा, नहीं नहीं, इतना एक एक नहीं, और तो क्वेश्चन कुछ का। ना वो तो समझ नहीं आएगा, एक एक करके चलते हैं हाँ ना, ठीक। एक एक करके इस वाले चलते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया कि कामनेस ऑफ माइंड, प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, पर इसमें कैसे आप प्रैक्टिस करोगे कामनेस ऑफ माइंड? वो वाली चीज भी लिख देते, जैसे कामनेस ऑफ माइंड थ्रू योगा, मेडिटेशन, ये वाला एलिमेंट और ठीक, तो हाँ। थोड़ा और ज्यादा दो दो एक एक लाइन आया था इसमें, हाँ। हाँ कि कैसे आप उसको करते हो। ये तो आपने मेंशन कर दिया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कॉन्शियस के लिए, तो उसको और कैसे करते हैं, बस मेरे को ये मिसिंग लगा, बाकी तो ठीक है। इसमें मैं ये बोलूंगा कि जो क्वेश्चन बोल रहा था ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन की डिमांड में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। क्वेश्चन ने ये बोला, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हियर द वॉइस ऑफ कंसाइंस। मतलब ही आप कैसे उस आवाज को सुन पाते हो और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो जैसा मानसी ने बोला कि हम अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थोड़ा मतलब अलोन, लोनलीनेस में रहना, उससे भी सेल्फ एग्जामिनेशन करना, क्रिटिकली एग्जामिनिंग आवर थॉट आफ्टर द एक्शन, डायलेक्टिक्स करना। उसके बाद अलग अलग फिलोसफी जो हमारी सोसाइटीज में प्रिवेलेंट है, अगर वो सिख स्कूल जो फिलोसफी हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, अलग अलग तरीके के जो उनके तरीके हैं, उनको अपनाकर मैं अपना कॉन्साइंस की बात सुनता हूँ। अगर वो चीज आती तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता। हाँ, वही मानसी ने सेम ही तो बोला ना इसमें कि एग्जाम्पल्स है, एक लाइन लिख देते हैं नीचे में, हाँ योगा से प्रैक्टिस और yes, नीचे हर। हाँ। और ये भी आ सकता है कि आप कितना सोशल हो, तो उससे भी आपको पता चलता है कि आपकी इनर कॉन्शियस क्या बोल रही है। इतने सारे जब आप लोगों हम्म। से मिलते हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो, तो आप डाइवर्स थॉट के अंदर में आप सुनते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो एक वो चीज भी आ सकती थी। थर्ड क्वेश्चन। फिर यहाँ पर व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कंसेंस, ये थोड़ा टफ था। नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ, इन योर लाइफ मतलब मेरा लाइफ में, हाँ when you were faced with such crisis and how you resolved the same। तो खुद का इंसिडेंट बताना और फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का बताना। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की आप खुद का बात नहीं सुन पा रहे, व्हाट इज राइट और रॉन्ग वो ले नहीं पा रहे, और उसके कारण अनएथिकल डिसीजन मेकिंग हो रहा है, और उससे खुद को इफेक्ट हो रहा है और साथ ही सोसाइटी एट लास्ट पे इफेक्ट हो रहा है। तो स्टोरी में कि एक बुली, अपना स्टोरी मुझे क्या लिखा पता नहीं, तो अपना याद आया एक स्टैंड का कि मैं बुली भी करता था, लेकिन फिर उसका गिल्टी से और साथ ही साथ जो रीजनिंग से क्रिटिकल एलिमेंट ला करके मैंने सोचा कि इनर कॉन्साइंस की उसको छोड़ देना चाहिए और एक तरह से बुली के टुवर्ड्स एक खड़ा होना चाहिए, करेज मिला मुझे। और फिर साथ ही साथ वो कॉन्साइंस को मैं यूज करता हूँ बाकी लोगों को मोटिवेट कर, कैसे वो खड़ा हो सकते हैं बुली के अगेंस्ट में। अब क्या सोचता हूँ तो मैंने लिख दिया, क्या क्या आपके भाई और ब्रदर एंड सिस्टर वो अगर विक्टिम हो तो क्या तुम विक्टिम हो, तो उससे एक तरीका होता है कि कैसे आप कंसेंस को डिलीवर कर सकते। ये मतलब पता नहीं था कैसे इसको लिखना है, लेकिन अपने मतलब एग्जाम्पल लिखना था तो बेसिकली। हाँ एथिकल एलिमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो केस स्टडी भी थी ना बॉडी शेमिंग और बुलिंग अब से। इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन का नाम एग्जाम्पल कैसे लाते नहीं ला सकते, अपना बताना है, अपने एग्जाम्पल भी कंसाइंस वाला बात करना एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा पड़ा। एथिकल चीज आ सकती थी, बट थोड़ा और सोचना पड़ता कि मतलब एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, और हाँ, वो आर्टिफिशियल भी नहीं लगना चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, हम्म, तो इसलिए अपना था इसमें। हाँ तो इस ठीक ये है, हुआ। देखते हैं आगे करते और ये तो तो कुछ अपने बोलना अपनी तो बात है, इसमें जो मर्जी एग्जाम्पल दोगे। हैं। आगे करो तो कोटेशन आ जाए सर। कोटेशन शायद आप लोग भी किए सर कोटेशन। गिवन बिलो 3 कोटेशन दिया हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड। नीड के लिए सबके लिए है, लेकिन नीड के लिए किसी के लिए भी नहीं है। सिंपल से मैंने बताया, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव को कैसे प्लंडर किया,
और इतना प्लंडर किया कि उसके जो ब्रिटिश डायरेक्टर थे वो जेलस थे कि इतना प्लंडर क्यों कर रहे हैं, और वो कंट्रोल करना चाह रहे थे। उससे बंगाल फाइमिन हुआ, फीवर का खत्म हुआ। और ये बताता है ग्रीड क्या करता है ह्यूमन बीइंग का माइंड को। ह्यूमन कंसाइंस जो होता है करप्ट हो जाता है, और एक तरह से विदाउट एक्सटेंट ऑफ रिपेयर, नॉन रिपेयर, रिपेयर नहीं रह सकते उसको। उनका नीड था सिर्फ और सिर्फ एक बाई करना अफोर्डेबल प्रोडक्ट को। देयर नीड वाज टू बाई अफोर्डेबल प्रोडक्ट और सेल करना। लेकिन उनका ग्रीड जो है ना वो ओवर पावर कर, और उसको प्रॉब्लम लोग का भी हुआ, सबका हुआ, और लोग का भी डेथ भी हुआ, बेसिकली वो मतलब है। उससे हम लोग एग्जाम्पल सीख सकते हैं कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हम लोग अपना रिसोर्सेज को कम से कम एक्सट्रैक्ट करें। पॉल्यूशन है, वेस्टेज है, उसको कैसे कम से कम करें। जो नीड है ना वो सिंपल है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, जो गांधी जी का सत्याग्रह है। लेकिन जो ग्रीड है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है करंट जनरेशन। इस सिंपल तरीके से अभी और करेक्ट। जो अब तुम्हारी इसमें एनडीटी और एक, इसमें जो तुमने एग्जांपल डाला है ना, हम्म। मतलब ये सर से एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा तुम हिस्ट्री ऑप्शन के स्टूडेंट हो। हाँ मतलब मैं भी यही बोलती कि तुमने जिस हिस्ट्री वाला एलिमेंट एक्सप्लेन कर दिया, इसको तुम करंट कॉन्टेक्स्ट से मतलब भी वो जोड़ डोमिनेट सकते कर थे। रहा है। हाँ डोमिनेट तो करे, क्योंकि एक ही एग्जांपल लिया ना, इसको करंट लाइफ से, मतलब जो आज करंट ग्लोबली। लाइफ एक मैंने लास्ट में हाँ जोड़ा थी, कर कर क्लाइमेट चेंज बोल रहा मैं। अब मुझे लगा क्लाइमेट चेंज मैं शुरू से डाल दूंगा, पूरा एक ही एग्जाम्पल हो जाता है फिर। तो फिर मुझे लगा कि उससे जोड़ करके क्या सीखना चाहिए मुझे, कि ग्रीड लिमिटेड है, ग्रिड अनलिमिटेड है। तो उतना ब्लेंडर का उतना रिसोर्सेस कम यूज करना आना चाहिए, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। हाँ मतलब ये इसमें था दिखते। हाँ एंगल्स वाली बात है, मतलब इसमें सिर्फ हिस्ट्री वाला एलिमेंट है, बाकी जो एंड किया वो सही था, वो मेरे को ठीक लगा। फिर ये वाला ठीक लग सकता है, देखिए। नियरली ऑन मेन वे कैन विस्टैंड एडवर्सिटी। मतलब खराब कंडीशन रहेगा, खराब मतलब पुअर कंडीशन रहेगा तो वो विस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन Clearly अगर और टेस्ट करना अगर मैथ्स कैरेक्टर को, तो पावर दीजिए उसे। तो मैं एग्जांपल लिया मौ का और लाल बहादुर शास्त्री का डायरेक्टली, कि दोनों का बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, जॉबलेस था उस समय जहाँ पैदा हुए थे, करप्शन था, कॉलोनियल रिप्रेशन था दोनों तरफ में। और उसके बाद लेकिन कैरेक्टर बहुत स्टार्क डिफरेंस है। माओ जेडोंग फोर्स किया चाइनीज को कि रेड बुक फॉलो करिए, खुद का एक मैग्लोमेनियक था, सबको फोर्स कर रहा है, परजेस किया, ठीक है, नीचे आ जाइए। लेकिन जो लॉयल्टी दिखाने के लिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ऑन अदर हैंड ट्राइड फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। हिज टेन्योर वाज शॉर्ट, छोटा था, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसका लाइफ है, चेरिश होता बाय मिलियंस ऑफ इंडियन। ही इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी एंड करेज। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान इवेंट रेजोनेट विद हार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दिस शोकेसेस दैट पावर, विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी। चाणक्य ऐसे बताया कि जो किंग होता है, जो वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट का वेलबींग की तरफ काम करना चाहिए, तभी जाके कैरेक्टर पर्सन कम्स आउट, मतलब आता है। ये मैंने एग्जांपल सोचने दिया था कंपैरेटिव। वहां बोल रहे हैं कि दोनों खराब कंडीशन में पैदा हुए या कुछ भी एडवर्सिटी, तो भी लेके आना था, और मैथ्स करेक्टर भी लेके आना था, और पावर भी लेके आना था। तीन चीज आना था इसमें। हाँ हाँ, तो मतलब फिर इसको इसका एग्जाम्पल के थ्रू ही ऐसा ही होना चाहिए ना, कि हम्म, एडवर्सिटी वाली सिचुएशन भी होनी चाहिए, और जब पावर दी तो हम्म, हाउ बोथ द पीपल डिफरेंटली कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, जिससे उनका इसमें बस एक लाइन और लाए थे। डिस्पाइट एडवर्स कंडीशन दे वे एबल टू क्लाइम द पावर्स कॉरिडोर, होता है ना, दे वे एबल टू, कि वो क्लाइम कर चुके थे पीएम, और एक वहां के बन चुके थे चेयरमैन, लेकिन पावर मिलते ही दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट। ये बस एक्स्ट्रा लाते हैं। ठीक है। मतलब इसमें और तो हम क्या, मतलब और किसी तरीके से, जैसे ये तुमने पॉलिटिकल एग्जाम्पल लिया, और कुछ एक पॉलिटिकल ले सकते हैं तो हिस्टोरिकल रीडर लीडर है, करंट पॉलिटिकल नहीं ले सकते करंट तो नहीं। कि उस समय तो रिलीजियस नहीं ले सकते, हिस्ट्री ले सकते, फिर तो हो जाएगा। इसलिए हम्म। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर ले सकते। प्रवेश, तुम्हें कुछ कहना है इस पे? नहीं, ये अच्छा आंसर है, नो दिक्कत। फिर इसमें नेक्स्ट। लिखा हुआ है आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज। तो इसमें सिंपल मैंने अशोका का ले लिया। अशोका रुए थे, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ब्रेव थे, हरा दिए सबको, कलिंगा को भी हरा दिए। लेकिन आफ्टर दैट his conscience reminded him that जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, widowhood है, फादरलेस ऑफ चिल्ड्रन है, वो खराब है इस तरह से। तो कंटेम्पलेट किए, तो बोले क्या ये जीत सके जो भी चीज जो अभी लैंड पे, क्या वो सक्सेसफुल है? तब फिर वो फॉलो किया अपना ओवरकम हिज डिजायर, डिजायर ऑफ कॉन्करिंग। उसके बाद फिर वो धर्मा का पार्ट में चले, महामात्रस, किलो एनिमल हम अबॉलिश किए,
Shelter Hospital College. This shows that he was far braver than Alexander the Great of Genghis Khan. वो खाली कॉन्कर करते रहे, लेकिन इनका जो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन था वो अलग लेवल पे था. His desire for money, land, etc. by overcome by desire for right, faith and ये मैंने यहाँ पे तुमने ठीक है एक ही पर्सनालिटी के बारे में लिखा, और भी लिख सकते थे, महात्मा गांधी भी आ सकते थे यहाँ पे, और यहाँ पर ना लेकिन हाँ जो इससे पहले वाले आंसर में चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, यहाँ भी वही हम्म तुम्हारा ऑप्शनल डोमिनेट कर गया पूरा. बेसिकली हो क्या रहा है ना कि अगर कोई 3 या 4 तुम्हारे आंसर अगर पढ़ रहा है तो उसे ये लगेगा कि हिस्ट्री डोमिनेट कर रही है हर जगह, हिस्टोरिकल इवेंट्स. क्योंकि देखो पेपर है एथिक्स का, क्वेश्चन है एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल एक फिलोसफर है, तुम डाल रहे हो हिस्टोरिकल इवेंट, राणा अशोक का ये था, इसने ये किया ये किया ये किया. लेकिन एरिस्टोटल एक फिलोसफर है, वो ये पूछना चाह रहा है कि तुम क्या मानते हो, मतलब तुम्हारी क्या फिलोसॉफिकल थॉट है कि अकाउंट हिम ब्रेवर एंड ओवरकम हिज डिजायर. मतलब ये जो चीज वो पूछना चाह रहा है, ये कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से तुम बता सकते हो. अगर तुम जैसे मानसी ने कहा 3-4 एग्जाम्पल डालते, या फिर तुम कोई मतलब हिस्ट्री से हट के अगर तुम कुछ दोगे ना, तो ज्यादा मतलब मुझे लगता है ठीक मतलब जो रहेगा. सारे क्वेश्चंस पढ़ के भी समझ में है ना, एक सिमिलर ट्रेंड है कि तुम एक एग्जांपल उठाते हो और फिर सारा एक्सप्लेन कर देते हो उसके बेसिस पे, तो वो क्योंकि उसका मतलब रीजन क्या है ना, सिमिलैरिटी भी हिस्टोरिकल नहीं इवेंट हर किसी को पता है. राणा अशोक के बारे में हर किसी को पता है. अगर तुम्हारे जैसे 4 आदमियों ने भी अशोक का एग्जाम्पल लिख दिया तो इवेंट्स तो सारे सेम ही रहेंगे ना, तो तुम्हारा डिफरेंट कैसे होगा. हाँ, थोड़ा मतलब डाइवर्सिटी और होनी चाहिए, हम्म ये है। वो वैसे थे हो गया है, हो गया सब, और किसी को कुछ बोलना है? आंचल, दिव्या, कुछ बोलना है? बस यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा हिस्ट्री को मतलब डोमिनेट ना किया जाए. मतलब हर क्वेश्चन में हिस्ट्री जरूर घुसाई जा रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री के आंसर से एथिक्स की जगह. दिव्या, नहीं. okay, thank you so much for joining us in this session. Thank you all of you.